सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। जब चले स्वच्छता अभियान सकल देश तब बने महान। जब चले स्वच्छता अभियान सकल देश तब बने महान। जब चले स्वच्छता अभियान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या और मेरे साथ हैं देवेंद्र। कैसे हैं देवेंद्र आप? मैं ठीक हूं तपस्या, और आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूं और हम यही उम्मीद हमेशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने जी। क्यों अच्छे होंगे ये और बता दीजिए। जी, स्वच्छता, स्वच्छ भारत ये कार्यक्रम जो हम लेकर आते हैं, ये इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमें पूरे भारत को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो कहना है कि 2019 तक हमें भारत को गंदगी से, खुले में शौच की समस्या से पूरी तरह से मुक्त करना है। और हम ये भी जानते हैं कि जो पीने का पानी इस्तेमाल हम करते हैं, अगर वो स्वच्छ ना हो, साफ ना हो, तो उससे भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। क्यों देवेंद्र? बिल्कुल सही आपने तपस्या कहा कि अगर हम जो खान पान की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें अगर हमारी स्वच्छ नहीं होंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और जो ये मिशन है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ प्रति वर्ष 6 करोड़ टन जो है कूड़ा निकलता है। और देवेंद्र, हैरानी की बात यह है कि उसमें से 20% कूड़ा जो है वो शहरों में, गांव में तितर बितर होकर यहीं पड़ा रह जाता है। कूड़े का जो निपटान है उसको किस तरह से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि देखिए कूड़े का एक तो ढेर न लगे, दूसरा उस कूड़े का हम सकारात्मक रूप में या कहें रचनात्मक रूप में उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ये सोचना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक टर्म इस्तेमाल होती है कचरे से कमाई, वो पूरी तरह लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। फिलहाल हम आपको जो अगर कूड़े की बात करते हैं तो उसका निपटारा किस तरह किया जाए और कूड़ा कम हो, ये भी समझना जरूरी है। तो इसके लिए देवेंद्र सबसे पहले कहाँ चलेंगे आज? जी, आज सबसे पहले हम चलेंगे शिमला, जहां पर वहां की नगर निकाय ने शहर को गंदगी से बचाने के लिए और कूड़े के सही तरीके से निपटान के लिए कुछ नई पहल की हैं। विश्व पर्यटन के मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बहुत पहले ही अपनी छाप छोड़ चुका है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शिमला हिमाचल प्रदेश का सिरमौर है। 1819 में जब अंग्रेजों ने शिमला की खोज की थी, तब यहाँ ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के घने पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों ने शिमला को 1903 में रेलवे लाइन द्वारा पूरे देश से जोड़ दिया था। 1966 के बाद इसे भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी घोषित किया। लंबी चौड़ी अर्धचंद्राकार पहाड़ी पर बसा शिमला आज काफी घनी आबादी वाला शहर बन चुका है। परिवर्तन जीवन का नियम है और वक्त के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव आ ही जाता है। अंग्रेजों ने शिमला में लगभग 18,000 की आबादी के लिए पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाई थी, लेकिन आज यहाँ की आबादी पहले से काफी ज्यादा हो जाने पर भी उन्हीं संसाधनों पर गुजर बसर कर रही है। शहर में कई जगह बेतहाशा भवन निर्माण किया गया है, जिससे शिमला कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहा है। इतने सुंदर शहर को हमने इलास्टिक ही समझ लिया है। चाहे जितना मर्जी निर्माण करते रहो, फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी भी देर नहीं हुई है, शिमला का ये वैभव कायम रखा जा सकता है। कुछ समस्याएं हर एक शहर में होती हैं, शिमला में भी हैं। उन्हें मिलकर दूर करने की जरूरत है। हर नागरिक को उसकी समाज और वातावरण के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है। शिमला की इस प्राकृतिक खूबसूरती को बनाए रखने के लिए शिमला शहर में पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः बंद कर दिया गया है और इस पहाड़ी इलाके में यहाँ वहाँ कूड़ा करकट न बिखरे, इसके लिए स्थान स्थान पर कूड़ेदान की व्यवस्था तो है ही, साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी शुरू की गई है, जिससे उस कूड़े का सही तरीके से निपटान किया जा सके। 2 तरह के हमने डस्टबिन लोगों को दे रखे हैं, तो जिसके बदले में हम लोग 100 रुपये चार्ज करते हैं। 50 रुपये मेंबरशिप का है और 50 रुपये आपके सिक्योरिटी है। तो ये बिन्स दे देते हैं लोगों को कहते हैं कि इसमें आप 2 तरह के कूड़ा रखिए। एक में वो कूड़ा जिसमें गलने वाला हो, जो हरे वाला, जो ढक्कन वाला, और जो पीला वाला है जो बगैर ढक्कन का, वो बिना जो नहीं गले उसके लिए हम लोग देते हैं।
तो जो गलने वाला नहीं है उसको अगेन से सेग्रीगेशन करके कुछ ऐसे होता है जो रिसाइकलेबल होता है, जैसे प्लास्टिक और दूसरे तरह का कूड़ा, और जो गलने वाला कूड़ा है उसका खाद बनाया जाता है। 2 अक्टूबर से जो सफाई अभियान चला है वो बहुत ही कामयाब है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो ये इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान में सफाई है बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। मैं सभी आने वाले लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि इस सफाई अभियान को वो सुचारू रूप से बनाए रखें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ़ सफाई का सारा काम, सैनिटेशन सारा वर्क जो है अलग अलग ठेकेदार के द्वारा हमने आउटसोर्स कर रखा है। हमारे यहाँ पर 5 ब्लॉक्स हैं और एक कैंसर हॉस्पिटल है और KNH हॉस्पिटल है, जिन सबको हमने आउटसोर्स कर रखा है। जो हॉस्पिटल में हमें समस्या आती थी वो है बायोमेडिकल वेस्ट की। कुछ हिस्सा हम अपने स्तर पर उसको मैनेज करते हैं, कुछ हम उसको बाहर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं एंड कुछ जो है हम उसको आउटसोर्स कर रखा है। जैसे कि आप सब जानते हैं बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो 4 कलर कोड डस्टबिन हम यूज़ करते हैं। वो है काला, पीला, लाल और ब्लू, नीला। तो इसमें हम जो नीला वाला है उसमें हम शार्प्स डालते हैं, जो लाल वाला है हम उसमें प्लास्टिक यूज्ड चीज़ें डालते हैं, ब्लू में हम शार्प्स डालते हैं और ब्लैक वाले में हम जनरल वेस्ट डालते हैं। काफ़ी हिस्सा जो हमारी जो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी वो आउटसोर्स करने से हमारी यहाँ सॉल्व हो चुकी है। हर सैलानी शिमला की जो तस्वीर आंखों में सजाए आता है, उन्हें वैसे ही नज़ारे देखने को मिलें और वो यहाँ की खूबसूरत यादें दूसरे देशों में भी बयां करें, इसके लिए ज़रूरी है हम सब अपने स्तर पर इसकी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व को कायम रखने में अपना योगदान दें। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो वाकई ये देखना बहुत अच्छा है अपने आप में कि शिमला में किस तरह की कोशिश लोग कर रहे हैं। और देवेंद्र, ये बात हमें बहुत प्यारी लगी देखिए कि पॉलीथीन बैग्स की जब बात आती है तो उसका इस्तेमाल ना हो ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल कम से कम हो यही कोशिश कर ली जाए। क्यों देवेंद्र? मुझे लगता है और आपको भी लगता होगा, मुझे लगता है कि पूरे देश को ये लगना चाहिए कि पॉलीथीन एक बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए खतरा है। बिल्कुल। और उसको पूरी तरह से बंद किया जाना बेहद जरूरी है। और हमने देखा है कि मुंबई की बात हो या केदारनाथ की बात हो, प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती हैं, जब कोई मूसलाधार बारिश होती है तो हम देखते हैं कि पानी जो है उसका निस्तारण ठीक से नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जगह जगह कूड़ा इकट्ठा होता है या सबसे ज़्यादा पॉलीथीन बैग्स जो है वो अवरोध पैदा करते हैं। और हम देवेंद्र ये भी जानते हैं कि कूड़े की जब बात आती है तो इससे बहुत से ऐसे जो रसायन हैं, जो विषाक्त रसायन है वो उत्पन्न होते हैं, जिससे कि पर्यावरण को असर पड़ता है और हम कह सकते हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। बिल्कुल, एकदम सही बात आपने कही। ये जो रसायन होते हैं ये धीरे धीरे हवा में घुलते हैं और तमाम तरह के कीटाणुओं के द्वारा इन जो गंदगी से रसायन है उनका संचार होता है। बिल्कुल सही और बात है। तमाम लोग उससे प्रभावित होते हैं और उसका नकारात्मक असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। बिल्कुल, पूरे पर्यावरण पे, पृथ्वी पर हम बात करते हैं जबकि उस पर भी पड़ता है। और अब आपको हम लेकर चलेंगे केरल, और वहां पर देवेंद्र क्या दिखाएंगे अब दर्शकों को? वहां पर रजनी जयदेव नाम की एक महिला है जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का जो कैरियर था अपना 25-26 साल का, उसको छोड़ा और उसको छोड़कर किसानों के साथ वो जुड़े। I am Rajni Jaydev, having quit my job as engineer abroad, have come home to nurse my mother, who was rendered lonely and aged. Having been left alone at home, I thought of some occupations. I thought of launching cultivation
in the 2-hectare coconut grove. I began to grow tapioca, yam, elephant yam, colocasia, etc. But the yield was very low. I thought whether my decision to come home and start cultivation was misdirected and a mistake. All the crops fetched only loss. Income never matched the huge expenses. The reason for the failure was my ignorance of cultivation. I did not feel frustrated. I kept connected with internet, inputs from agriculture department and farm information and training. I made frequent visits to successful farmhouses and cultivations. I made access to high-tech cultivation. I made practice of the inputs by the help of agriculture department. The 3 features of high-tech farming, namely open precision farming, rain shelter cultivation, polyhouse cultivation, were all utilized by me. And I have become a thriving, profit-making cultivator, shedding all sense of despair and frustration. Now, I am a successful farmer for the last 3 years, as per the knowledge gained in the high-tech farming. But what made me distressed was the problem of keeping neatness and tidiness in the farm. There occurs a lot of bio-garbages due to cultivation. I made up my mind to make these usable and utilizable. After disposing the waste at source, what all garbages remained, I have made decayed and rotten and then gave them back to earth. For this, I made use of many composting methods such as country composting, vermicomposting, biogas method, and effective deployment of microorganisms. As the sides were mulched with stem, roots, etc., no weeds are sprout and no water is lost, and that prevents pests and germs. Fertilizers, together with water, enriches the plants. Labor is required for planting and harvesting only. Without harming the earth and keeping the environment clean and tidy, I could make a high yield for the crops. The bio-waste, which is the product of cultivation, have been fragmented and collected together and mixed with cow dung slurry, and this becomes an excellent biomanure within 2 months. The trunks of plantains too become manure in this way. This is sufficient to be added on site as principal manure. In a pit with 3 meter length, 3 meter width and 75 centimeters depth, coconut leaves, plantain trunks, etc. are placed. The tank is filled, pouring cow dung slurry. The tank is filled with biomaterials and slurry in the ratio 8:1 respectively. After 1 or 2 weeks, the African earthworm named Eudelius eugeria would be introduced in the ratio of 1 kilogram for 1 ton of biomaterial. Within 45 days, we get a high quality biomanure out of it. Even the garbage formed in the kitchen are being used by me as manure and fuel. When the waste, which are reduced as fragments, are planted in the biogas plant, they produce
cooking gas for use for 1 or 2 hours, while the rest, mixed with cow dung slurry, make excellent manure to be used for cultivation. Besides, in the holes in the compound, dry leaves and other wastes are dumped and they are mixed with cow dung slurry. When the holes are full, they will be covered with coconut leaves or other such things. In hot summer, water is poured in to the holes. After 3 or 4 months, the dry leaves become pulverized and become an excellent manure. The plastic wastes, after using in the house, are collected and given away to agencies for recycling. Thus, all the wastes and garbages are being made use and they give income to those who make intelligent use of them by scientific methods shown above. All the biomaterials produced in the cultivated land can be used as manure. With this, we can keep the cultivated land neat and tidy, and at the same time, it enriches the cultivation. The garbage are not a problem if they are utilized scientifically. This creates no harm to the environment. If we think and behave wisely as Rajni, the waste and garbage are no problem. But on the other hand, they are made a great resource for making money and utility. So Rajni, by her example, has proved that the waste is not a problem, but a source of income as well as manure, fuel and a useful ingredient for cultivation. रश्मि है? हाँ? मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है, उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है। इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन की जब बात होती है तो बार बार ये कहा जाता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, इसमें योगदान करना चाहिए। और अभी जैसा हमने केरल में देखा, रजनी जयदेव जो हैं वो ना सिर्फ आगे आई बल्कि कूड़े के निपटारे की जब बात आती है तो कृषकों को कितना फ़ायदा हो सकता है जब उसका सकारात्मक सदुपयोग की बात हम करें, तो ये देखना बहुत अच्छा है अपने आप में। नहीं देवेंद्र? आपने सही कहा तपस्या। और उस जो खेती से जो निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ था, उससे जो उन्होंने पहल करके, जैसा कि हमने इसमें देखा इस रिपोर्ट में, जो खाद तैयार की, वो खाद जो रासायनिक खादें होती हैं उनसे ज्यादा उपयोगी और सेहत के लिए ज्यादा अच्छी, फायदेमंद है, फसलों के लिए और बहुत पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छी सही बात बात है अच्छी जी। और कूड़े की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये भी समझना होगा कि जो हर छोटा बच्चा जो है वो भी इस बात को जानता है कि जहाँ कूड़ा होता है वहाँ मक्खी मच्छरों के पनपने का, पैदा होने का, बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और वही मक्खी मच्छर जो है फिर खाने में बैठते हैं और सबको बीमार करते हैं। हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कोशिश करते कि कूड़े का सही तरीके से निपटारा करें। रोगों को संचारित करने का मतलब कुछ ऐसे जो संक्रामक रोग होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक बहुत अच्छा और लोगों के लिए बहुत खतरनाक माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। इनसे हमें दूर रहने के लिए, इनसे समाज को दूर करने के लिए कूड़े का सही निपटान, जैसा कि आपने कहा, बहुत जरूरी है। तो हम आपको शिमला लेकर गए, उसके बाद हम केरल भी गए, वहां भी हमने जाना किस तरह से कोशिश हो रही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं सिक्किम, और वहां पर गैंगटॉक के पास में एक जगह है जहां पर कोशिश की गई है, फिर बात कूड़े की ही होगी, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि सिक्किम जो है वो पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन से मुक्त हो चुका है, फ्री हो चुका है। ये बहुत प्यारी बात है जिससे और राज्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आइए चलते हैं। गार्बेज आज प्रत्येक गांव और शहर के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए लोगों में आदर्श भाव और जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। तभी हम इस समस्या का सही तरीके से समाधान कर पाएंगे।
इसी भाव के साथ सामने आया है सिक्किम के दक्षिण जिला का नामथांग रातेपानी निर्वाचन क्षेत्र का सभी पंचायत। वर्षों से लोग इस क्षेत्र में गार्बेज समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। जब नामथांग प्रखंड प्रशासनिक केंद्र के तहत 9 ग्राम पंचायत यूनिट को निर्मल ग्राम पुरस्कार के रूप में कुछ नगद राशि प्राप्त हुआ, उस राशि का उपयोग करते हुए ग्रामीण लोगों ने गार्बेज की समस्या का समाधान करने हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कम कंपोस्ट प्रिपरेशन सेंटर की स्थापना की, जहां आज भी जैविक खाद उत्पादन की व्यवस्था है। तो ऐसा प्लान किया था जो हमारा बीएससी के दायरे में 9वटा जीपीयू पड़ता था, जो 2011 में जो निर्मल ग्राम अवार्ड का पुरस्कार इस जीपीयू 80,000 करके आया था। हमने ये कंपोस्ट सेंटर बनाने एक निर्णय लिया था। निर्णय लेके हमने जो रास्ते में फैलते थे जो वेस्टेज, उसको हम यहाँ लेके एक सेंटर में ले आके उसको सेग्रीगेट करके जो रीयूज़ होता है उसका रीयूज़ में प्रयोग करते हैं, और जो मार्केटिंग होता है जैसे कि बोतल उसका मार्केटिंग में देता है, और जो मॉल बनते हैं उसको हम मॉल में प्रयोग कर रहे हैं। अभी हमारा जो मॉल बन रहा है वो पूरा ऑर्गेनिक है। जो हमने नामथांग बाज़ार में जो हमारा ब्यूटिफिकेशन गार्डन बना हुआ है उसमें हम यही मॉल लेके जाता है, और जितना भी ये सराउंडिंग में स्कूल है, स्कूल में जो गार्डन है उसमें भी हम फ्री में अभी दे रहे हैं। ये भारत स्वच्छ बनाने के लिए हम जोर से काम करेंगे और हमारा गांव सफा रखेंगे। लोगों के घर, दुकान और होटल से गार्बेज संग्रह करने के लिए ये सेंटर संचालन समिति ने 2 सफाई कर्मचारी नियुक्त किया है, जो प्रत्येक सोमवार सुबह 8 बजे से गार्बेज संग्रह करना शुरू करते हैं। सेंटर संचालन समिति प्रत्येक 3 महीने में इनका स्वास्थ्य जांच करवाते हैं और तुरंत इनकी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित हैं। विशेषकर नामथांग बाजार से संग्रह करके प्रिपरेशन सेंटर लाया जाता है, जिसके लिए राज्य के ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग की ओर से एक वाहन उपलब्ध कराया गया है। सेंटर में संग्रहित गार्बेज को 2 भाग किया जाता है। देर से सड़ने वाले पदार्थों के लिए अलग उचित प्रबंधन किया जाता है, जबकि सड़ा गला पदार्थ का जैविक खाद बनाया जाता है। जो सड़ने वाला है उसको खाद बना रहा हूँ, जैसा ऑर्गेनिक खाद हम बना रहा हूँ, और जो नहीं सड़ने वाला है इसको हम थोड़ा सेग्रीगेट करके जैसे प्लास्टिक वगैरह इसको हम कुशन बनाने के लिए, सिरानी जो क्या पिलो कवर पिलो बनाने के लिए हम काम कर रहा हूँ। जैविक पद्धति को अपनाकर जो खाद बनता है वो पूर्णतः जैविक है। इसे बनाने में 2 से 2.5 महीने का वक्त लगता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कम कंपोस्ट प्रिपरेशन सेंटर की स्थापना के बाद नामथांग बाजार का दृश्य ही बदल गया। धीरे धीरे लोग भी जागरूक होने लगे हैं। गार्बेज संग्रह के लिए घर और दुकानों के लिए कुछ मासिक शुल्क भी निर्धारित किया गया है। नामथांग में सभी पंचायतों के पहल से गार्बेज मैनेजमेंट के लिए जो काम हुआ है उसको प्रत्येक छोटे बड़े गांव और शहर स्रोत के रूप में ले सकते हैं। इस तरह हम सभी अपने अपने गांव व शहर, गली और मोहल्ला को साफ रखने की दिशा में क्रियात्मक कदम बढ़ाएं, तो ही हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का नारा साकार कर पाएंगे। चार, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। जैसा कि आपने देखा इस रिपोर्ट में
छोटा सा कस्बा, लेकिन उसको किस तरह से स्वच्छ बनाना है, कूड़े को सही जगह उसका जो निपटान है उसको करके पूरे कस्बे को किस तरह से स्वच्छ बनाना है, एक छोटी सी पहल है, लेकिन इस पहल से दूसरे लोगों को भी तपस्या प्रेरित होने की जरूरत है। बिल्कुल प्रेरित होने की जरूरत है, उसको अमल में लाने की जरूरत है। और हम ये भी जानते हैं देवेंद्र कि हमने जो भी कहा कि 6 करोड़ जो टन कूड़ा हमारे यहाँ उत्पन्न होता है उसमें से 20% यहाँ वहाँ बिखरा रहता है। ये भी हमें समझना होगा कि उससे मक्खी मच्छर के अलावा जो रासायनिक गैसों की बात हो रही है तो उसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, जिससे कि हमारे पूरे पर्यावरण को जो है नुकसान होता है। तो हर लिहाज से ये स्वीकारना होगा कि कूड़ा जो है उसका यहाँ वहाँ बिखरना सबके लिए नुकसानदेह है। लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का पता आपको बता दें, ताकि आप इस कार्यक्रम को और ज़्यादा आकर्षक बनवाना चाहें तो क्या किया जा सकता है, आप वो भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो पता बताएं देवेंद्र। जी, हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप ये सब रिपोर्ट जो आपके लिए हम लेकर आते हैं इनको देख के जागरूक हों, प्रेरित हों, प्रोत्साहित हों। और इसी के लिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आप चाहें तो YouTube पे जाके हमारे ये एपिसोड्स दोबारा भी देख सकते हैं, किसी को दिखाना चाहें तो उनको भी प्रेरित कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के अंक में इसी के साथ तपस्या और देवेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।